हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेगा। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 9 और 10 तारीख को जो सीटेट का शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि को से किसको पढ़ाना चाहिए। हमें ये बताना है ब्रेल लिपि किसके लिए यूज किया जाता है। तो ब्रेल लिपि बहरे के लिए, अंधे के लिए, गूंगे के लिए या विकलांग के लिए। तो हमें पता है कि ब्रेल लिपि जो होता है वो अंधे लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो अंधे जो होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि, ब्रेल लिपि यूज की जाती है। इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इससे 6 डॉट्स होते हैं, इसमें 6 डॉट्स होते हैं, उसी से क्या बने होते हैं, अक्षर बने होते हैं। जैसे हमारे हिंदी अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 हैं, वैसे ही इसमें 64 अक्षर होते हैं। 64 अक्षर होते हैं और हर एक अक्षर, ये 6 डॉट जो होते हैं उभरे हुए ये होते हैं, ताकि वो हाथ से टच करके पता चल जाए, तो उससे बने होते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था, जो ब्रेल लिपि था, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने कब किया था, 1824 में किया। ये खुद एक अंधे थे और इन्होंने, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था ताकि अंधे भी पढ़ाई कर सके, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से अंधे पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 6 डॉट्स होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डॉट्स होते हैं, 8 डॉट, 7 डॉट, 6 डॉट ऑप्शन में होते हैं। तो कितने डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं इसमें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, हमें ये बताना है। बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, तो हमें ये बताना है कि कितना वो बच्चा कौन सा होगा, सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का या प्रतिभाशाली। तो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि के बच्चे कहते हैं। वो कैसे बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। जो प्रखर बुद्धि के बच्चे होते हैं, अच्छा, बुद्धि लब्धि निकालते कैसे हैं, आखिर कैसे पता चलेगा कि किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, इसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु, अपॉन वास्तविक आयु। वास्तविक आयु को क्रॉनिकल एज भी लिखा हुआ आता है पेपर में, तो वास्तविक आयु हिंदी में बोलते हैं, और गुणे में 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुणे 100, ये होता है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। इससे हमें पता चलता है कि किसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बुद्धि लब्धि जिसकी 90 से 110 होती है, वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। इसके अलावा जिसकी बुद्धि लब्धि 121 से 121 टू 130 होती है, वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। जिसकी 131 से 140 होती है, वो क्या होते हैं, उत्कृष्ट बुद्धि के। और इससे ज्यादा जिसकी होती है, वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो जो सामान्य, जैसे कि नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 90 टू 110 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। हमें ये बताना है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ये सारे ही संबंध होना चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, सारे ही संबंध होने चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। हमें ये बताना है कि एक समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होते हैं वो कौन होते हैं। ए, कुसमायोजित को, निम्न बुद्धि वाले को, एकांकी को, समस्या समाधान करने वाले। एकांकी को मतलब जो कि अकेले में रहता है, एकांत में रहता है, उसे। या फिर निम्न बुद्धि वाले को, या जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, क्षीण बुद्धि कहते हैं, या फिर
निम्न बुद्धि वाले हम उसको कहते हैं, या कुसमायोजित को। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जो कुसमायोजित होते हैं, मीन्स की वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों में जैसे कि वो सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो कहीं और जाएं तो एडजस्ट ना कर पाए, उनको अपना ही घर अच्छा लगता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। वो स्कूल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुसमायोजित बच्चों को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। मैंने अभी आप लोगों को बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया है। क्या होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुणे 100। ये क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि जिसे हम कहते हैं। तो मेंटल एज, मानसिक आयु दी हुई है 12 वर्ष एंड वास्तविक आयु दी हुई है 10 वर्ष और गुणे में 100। ये कट जाएगा 10 बार में, तो क्या हो जाएगा? 120। इस बालक की जो आईक्यू है, आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि है, वो कितनी है? 120 है। 120 वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बालक कहते हैं। ये बालक कैसा है? श्रेष्ठ बालक है। क्वेश्चन में, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ये किसने दिया था? तो ये किसने दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र? लुईस टर्मन ने। बुद्धि लब्धि निकालने वाला जो सूत्र है, ये मेंटल आयु अपन क्रॉनिकल आयु गुणे 100, ये किसने दिया था? लुईस टर्मन ने। 1916 में इन्होंने ये सूत्र दिया था। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 120, और जिसे कि हम श्रेष्ठ बालक कहते हैं। ये बच्चा कैसा माना जाएगा? ये बच्चा श्रेष्ठ बालक माना जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, हमें ये बताना है शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि पूछा है। जब हमारे शरीर का क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं, क्या हो रहा है? शारीरिक विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए रोने लगते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, कहाँ किस इमोशन को दिखाना है, हमें किस इमोशन को छुपाना है, ये सब हमें पता चल जाता है। तो इसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये रिलेटेड टू माइंड होता है। हमारे मानसिक विकास जो होता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। एंड नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, जो हमारे सोसाइटी में आसपास हो रहा है उसे देख के हमारे अंदर जो विकास होता है उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शारीरिक विकास, मतलब कि अगर किसी के आकार में वृद्धि हो रहा है, शरीर के आकार में वृद्धि हो रहा है, तो उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, हमें ये बताना है सीखना अर्थपूर्ण कब होगा, समृद्ध कब होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो हमें ये बताना है सबसे समृद्ध सीखना कब होगा। तो ये हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है कभी भी। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। हमें सिर्फ परीक्षाओं पर ध्यान देने से ये नहीं है कि अगर हम परीक्षा पे ध्यान देंगे, परीक्षा बार बार करेंगे तो बच्चा सीखेगा। ये ऑप्शन तो हमारा हल्का नेगेटिव लग रहा है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। शिक्षक अलग अलग प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग कर ही रहा है, लेकिन इससे ये थोड़ी ना साबित हो जाता है कि बच्चा अच्छे से सीख रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि कक्षा में हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए,
बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें दिखानी चाहिए, जैसे कि हम चार्ट दिखाते हैं बच्चों को, मॉडल दिखाते हैं, या फिर उससे रिलेटेड ऑडियो क्लिप्स वीडियो दिखाते हैं। ये बात सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़कर हम चीजें सिखाएं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके, विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, और एक शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा समृद्ध सीखना कब होता है? जब वास्तविक दुनिया से हम जोड़ के बच्चों को चीजें सिखाते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब वो चीजें समृद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। हमें ये बताना है जो शिक्षा में खेल पद्धति मीन्स कि हम जो खेल द्वारा सिखाते हैं वो किस पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हम जो बाल मनोविज्ञान है उससे हमारे शिक्षा में लाया गया है, उससे हमारे शिक्षा को जोड़ा गया है। तो मनोविज्ञान के अनुसार बालक का शारीरिक विकास या फिर वृद्धि बालक में कब होगी? जब उसको हम खेल पद्धति के द्वारा, जब उसको हम खेल पद्धति के द्वारा सिखाएंगे तो उसका संवेगात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमें ये बताना है जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको शिक्षण कैसे उपलब्ध कराने चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों में विशेष, यहाँ कुछ ऑप्शन है। तो विशेष विद्यालयों में हमें जरूरी नहीं है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको विशेष स्पेशल स्कूल देना है, नहीं। समावेशी शिक्षा इसमें हम फॉलो करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि किसी भी विद्यार्थी को, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को भी हमें एक नॉर्मल स्कूल में ही एडमिशन देना है और अपने स्कूल में ही उसको हमें पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा से 9 तारीख के शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा गए थे और 10 तारीख के शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। हमें अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी है। बस उसके लिए हमें रिसोर्सेज जो हैं वो अलग प्रोवाइड, उनको रिसोर्सेज जो हमारे आसपास बिल्डिंग है या फिर और भी रिसोर्सेज जो हैं वो उनके अनुसार हमें बनानी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये किससे संबंधित है हमें ये बताना है। शिक्षा समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान से, या शिक्षा मनोविज्ञान से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान। मीन्स कि अगर हम, मनोविज्ञान क्या होता है? किसी की मन की बात को जानना। तो अगर हम बच्चे की मन की बात को समझ पाएंगे तभी क्या होगा? हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो किसकी हेल्प से? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। ये किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। इसी के द्वारा हम क्या करेंगे? क्षमताओं को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी में क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, ये किसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों के बौद्धिक विकास का 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, हमें ये बताना है ये किसने दिया है, 4 स्टेजेस किसने दिए हैं? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। तो पियाजे ने बच्चों के डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होता है, ये किसने बताया है? पियाजे ने बताया है। कौन कौन से है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं 0 से 2 इयर्स,
इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसे सेंसरी मोटर भी हम कहते हैं। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 ऑपरेशनल, और 11 से 18 जो होता है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। ये इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में नहीं हमसे छूट जाता है तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा इसमें बताना नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की ने किस पे काम किया है, वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों पे, भाषा पे बहुत ही ज्यादा काम किया है। इनकी थ्योरी ही है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी, सिद्धांत इन्हें कहते हैं। तो किस पे काम नहीं किया है, सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, इन्होंने समाज पे काम किया है, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया है। सहायता करना, स्कैप फोल्डिंग जिसे हम कहते हैं, ये भी वाइगोत्स्की का ही एक सिद्धांत है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी जिसे हम कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी वाइगोत्स्की का ही है। भाषा अर्जन का यंत्र, इसके बारे में वाइगोत्स्की ने कोई बात नहीं कही है। भाषा अर्जन का यंत्र ये 9 जनवरी के पेपर में पूछा गया है, सॉरी 10 जनवरी। 10 जनवरी के पेपर में ये पूछा गया, क्या पूछा गया, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे भाषा अर्जन का यंत्र कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। उनका कहना ये था कि जो बच्चे हैं वो एक यंत्र के साथ ही पैदा होते हैं, उनके में भाषा को अर्जित करने की क्षमता होती है, वो भाषा को सीखने की क्षमता वो जन्म से ही लेकर आते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये फुल फॉर्म पूछा गया 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ उसमें एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये भाषा अर्जन यंत्र है। इसका सिद्धांत किसने दिया, तो चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ये बताना है कि वाइगोत्स्की किस पे बल देते हैं कि बच्चा किसके द्वारा सीखता है। तो वाइगोत्स्की 3 चीजों पे बहुत ज्यादा बल देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। कभी भी वाइगोत्स्की नाम आए तो ये 3 चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए। वाइगोत्स्की किस पे ज्यादा बल देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा पे। हमें ये बताना है वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका है, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। तो इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, सामाजिक इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चा कैसे सीखता है, समाज के द्वारा, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। ये बताना है कि एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, 100 को वॉज लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है। मीन्स कि इसमें अंतर नहीं कर पाता है, वो 100 को वॉज लिख देता है या फिर पढ़ देता है। तो ये क्या कहलाएगा, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फीमिया या डिसलेक्सिया। डिसलेक्समिया ये है, थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और 9th एंड 10th जनवरी के शिफ्ट में, 9th और 10th जनवरी का जो सारे ही शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये पूछे गए हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एडीएसडी, ये तीनों ही डिसऑर्डर बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़ें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे।
एक होता है डिस्ग्राफिया जो राइटिंग डिसेबिलिटी हो, एक होता है एडीएसडी, उसमें बच्चा क्या करता है, अटेंशन नहीं रख पाता है क्लास में या फिर कहीं भी वो अटेंशन नहीं रख पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा चंचल रूप से व्यवहार करता है, उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इसके बारे में आप पेपर में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, फिर से हमें ये बताना है लेव वाइगोत्स्की से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस लेव वाइगोत्स्की से देखने को मिल रहे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के का नाम आते ही आपके दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। हमें ये बताना है इनके अनुसार अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तो जब ये समाज से इंटरेक्ट करने के लिए कहते हैं तो व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, जो अधिगम होगा वो क्या होगा, एक सामाजिक गतिविधि होगा, बच्चा समाज के द्वारा सीख। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। हमें ये बताना है अगर किसी बच्चे को नर्सरी कक्षा से शुरुआत करना है तो हम किस विषय वस्तु को सबसे पहले पढ़ाएंगे, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो कभी भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके जो रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ के पढ़ाए। तो अगर बच्चा नर्सरी कक्षा में है तो वो क्या अपने परिवार से उसका ज़्यादा लगाव रहेगा, परिवार के बारे में वो ज़्यादा कुछ जानता है, वो अभी अपने मित्र नहीं बने हैं उसके, अभी वो अपने पड़ोस के बारे में नहीं जानता है, अभी वो अपने विद्यालय के बारे में नहीं जानता है। हम उसको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले उसको मेरा परिवार पढ़ाएंगे। किससे शुरुआत करेंगे, मेरा परिवार मीन्स कि अपने परिवार के बारे में वो जानने के लिए ज़्यादा इच्छुक होगा या फिर वो परिवार को जानता है तो उसको वो अच्छे से सीख पाएगा, वो अपने रियल लाइफ से उसको चीज़ों को जोड़ पाएगा। तो हम क्या पढ़ाएंगे, मेरा परिवार टॉपिक उसको सबसे पहले पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। ये बताना है कि इसमें से किसका सिद्धांत है ये कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से सीखते हैं। तो प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी थॉर्नडाइक है नहीं, हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर करना होता है। तो संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक या सहजात्यवादी। तो हमें ये बताना है थॉर्नडाइक किससे बिलोंग करते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या थे, व्यवहारवादी थे। क्या थे, व्यवहारवादी थे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही संज्ञानात्मक के बारे में कौन बात करता है, तो पियाजे। सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में कौन बात करता है, तो वाइगोत्स्की। ये सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में बात करते हैं। और व्यवहारवादी कौन है, तो व्यवहारवादी थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने प्रत्यय त्रुटि का सिद्धांत दिया है कि बच्चा क्या करता है, बार बार ट्राई करता है, एरर करता है, मीन्स की बार बार गलतियां करता है और उसके बाद वो उसमें चीज में परफेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम मैथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्होंने अपना प्रयास एक बिल्ली पे किया था। बिल्ली बार बार उन्होंने बाहर खाना रख दिया था, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। वो एक बार पंजा मारी, फिर वो दरवाजा खुल गया पिंजरे का। फिर वो बार बार प्रयास करते करते उस चीज में एक्सपर्ट हो गई। ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चे सीखते हैं, इन्होंने ये कहा था। तो थॉर्नडाइक क्या है, एक व्यवहारवादी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरणों में प्राप्त हो जाती है। हमें ये बताना है कि कब किसी व्यक्ति में या फिर किसी बालक में स्थायित्व की भावना आ जाती है। तो पियाजे ने 4 डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए हैं। ये रहे चारों नाम। संवेदीगामक, हिंदी में इसके अलग अलग नाम हैं, इसे हम इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व परिचालक, मूर्त परिचालक, औपचारिक परिचालक। इसे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, हिंदी में बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। तो ये बताना है स्थायित्व की भावना बच्चे में कब आ जाती है, बच्चा कब ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है। तो ये कब होता है, संवेदी गामक के लास्ट मीन्स कि 0 से 2 साल ये होता है। तो इसके अंतिम आते आते मीन्स कि 2 साल का होते होते बच्चे में क्या आ जाता है,
ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो जब तक उसके सामने कोई चीज़ रहेगी तब तक वो उससे खेलेगा, और अगर वह उसके सामने से वो चीज़ हटा दिया जाएगा तो बहुत ही जो छोटे होते हैं, जो 6 महीने 1 साल 1.5 साल के होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए रोते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ अब है ही नहीं, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, यानी कि वो 1.5 साल से जब ज़्यादा के होते हैं, 2 साल तक के होते हैं, तो उनको उनके में ये चीज़ें आ जाती हैं कि इस चीज़ को छिपा दिया गया है, वो उसके लिए जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो उनके में ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो भावना होती है वो आ गई होती है कब, जो पियाजे ने 4 स्टेजेस दिया उसके फर्स्ट स्टेज में, यानी कि सेंसरी मोटर स्किल जिसको हम कहते हैं, उसमें ये आ जाती है स्थायित्व की अवधारणा, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा। ये 0 से 2 साल तक के बीच में होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। टेस्ट के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। हमें ये बताना है किसने बताया है। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में इसमें पूछा गया है। भाषा अर्जन यंत्र जिसे हम कहते हैं, किस बच्चे इसके साथ जन्म लेते हैं और वही सहायता करता है बच्चों को किसी भी भाषा को सीखने में। ये किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने, ब्लूम ने, चॉम्स्की ने या स्किनर ने। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया है, चॉम्स्की ने बताया है। चॉम्स्की ने ये बताया है कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, और उसमें जन्म के साथ ही ये एबिलिटी होती है बच्चे में कि वो भाषा को अर्जन कर सके, भाषा को सीखने की उनमें क्षमता होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। हाँ, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। हमें ये बताना है जीन पियाजे ने क्या बताया कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से, मीन्स की क्वालिटी उनका जो क्वालिटी होता है वो वयस्कों से भिन्न होते हैं। मीन्स कि बच्चे भी उतनी ही चीजें सोचते हैं जितना एक वयस्क इंसान सोचता है। जैसे कि हम भी, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और बच्चों के की जॉब कैसे लगेगी, कैसे नौकरी कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे, और वैसे ही बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में भी उतनी ही सारी चीजें चलती रहती है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर अभी हमारे दिमाग में 100 बातें चल रही हैं, तो 100 बातें ये हो गए एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट के ह्यूमन दिमाग में चल रही हैं, तो उतनी ही 100 ही बातें कितने जो बच्चे होंगे उनके दिमाग में भी चलेगी। लेकिन वो क्या होगा, मात्रा उनका सेम होगा सोचने का, जितनी बातें हम सोच रहे हैं उतनी ही बातें वो सोचेंगे, लेकिन उनका जो गुण है, गुड मीन्स उसकी क्वालिटी अलग होगी। जैसे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें खेलना है, खेलने जाना है, हमें बैट कहाँ से मिलेगा, बॉल कहाँ से मिलेगा, हमें बर्थडे में कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सारी चीजें। और बड़े क्या सोच रहे हैं, बड़े की अलग ही बातें होंगी। तो क्या होता है, जो बच्चे सोचते हैं और जो बड़े सोचते हैं उनका मात्रा दोनों ही सेम होता है, दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, बस क्वालिटी अलग अलग होती है। और ये क्वेश्चन भी सीटेट में बार बार पूछता है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये ऑप्शन सही है हमारा। मात्रात्मक उनका सेम होता है, मीन्स की मात्रा में सेम होता है, लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो हमारा आज का सेशन वहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।